जय श्री श्याम बेटा। तो आज से बेटा अपने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर आपको मैं रिवाइज करवा दूं। रिवीजन क्लास में 100% कंसेप्ट को कवर करूंगा और क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। 100% आपका कंसेप्ट कवर होगा इस हर चैप्टर का। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कंपनी के बारे में। कंपनी का हेडिंग डालिए इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। बेटा इश्यू ऑफ शेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल व्यक्ति पैसे लगाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप। दो व्यक्तियों ने मिलकर पैसे लगाए, हम उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मान लो राम और श्याम दोनों ने मिलकर पैसे लगाए तो उसे हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल बेटा ओनर का अकाउंट होता है। कैपिटल किसका अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है। ठीक है। ऐसी कंपनी में क्या होता है बेटा, एक सिंगल व्यक्ति या दो व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करते, उसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा, बहुत बड़े इन्वेस्टर द्वारा, लोगों द्वारा मिलकर पैसा लगाया जाता है। तो कंपनी में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है, या 500 करोड़ की कंपनी है, या 10,000 करोड़ की कंपनी है, इस तरीके से पैसा लगता है। तो कंपनी में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक सिंगल पर्सन या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर लें, है ना। वैसे तो आजकल 1 पर्सन कंपनी भी बनने लगी बेटा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं शेयर कैपिटल का क्या रोल है। बेटा जैसे इस कंपनी में 10 लाख रुपए चाहिए आपको फॉर एग्जांपल, और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो इस कंपनी में कैपिटल कितनी लगानी है, 10 लाख। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक व्यक्ति लगाएगा या दो लगाएंगे या तीन लगाएंगे। तो अपने क्या करते हैं, इस कैपिटल के छोटे छोटे क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। छोटे छोटे क्या कर देते हैं, इसके शेयर कर देते हैं, इसके हिस्से कर देते हैं, पार्ट कर देते हैं बेटा। अब 10,000 है, ठीक है, और इसको मान लीजिए एक हमने डिवाइड किया 100 से। वी आर एज्यूम दैट कि एक शेयर, एक टुकड़े या एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए है, तो डिवाइड किया हमने 100 से। तो कितने टुकड़े या कितने शेयर हो गए बेटा, 10,000 शेयर हो गए। मतलब 10,000 पार्ट हो गए, हिस्से हो गए इसके 10,000। ये 10,000 शेयर हो गए बेटा, ठीक है, 10,000। और एक शेयर की कीमत या प्राइस कितना है बेटा, 100 रुपी। ठीक है, 10,000 तो हमने शेयर हो गए, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, शेयर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, शेयर बोल लो, पार्ट बोल लो, हिस्सा बोल लो, टुकड़ा बोल लो, अंश बोल लो, एक ही मतलब होता है। तो एक टुकड़े की कीमत क्या है, 100। तो 10,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 100। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 10,000 शेयर है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 है। मतलब एक शेयर से कैपिटल कितनी आएगी, 100 रुपये आएगी। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया बेटा, 10 लाख। ठीक है, तो 10,000 शेयर थे, एक शेयर से कैपिटल कितनी आएगी, 100। तो शेयर मल्टीप्लाई की कैपिटल से, तो शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शेयर कितने हैं, 10 लाख, एक शेयर पे कैपिटल कितनी, 100। तो मल्टीप्लाई करने से आ गई शेयर कैपिटल कितनी, 10 लाख रुपए। आगे बात समझ में, इससे होगा क्या, अब हर व्यक्ति पॉसिबल है इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए। जैसे राम ने राम कहता मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो हम कहेंगे ऐसे कर, तू 1000 शेयर ले ले, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 100। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए, 1 लाख। ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। अब राम ने कंपनी की शेयर ले लिए, तो राम कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। अब एक छोटा इन्वेस्टर है, वो कहता है मैंने तो सिर्फ 1,000 रुपए लगाने हैं, तो उसको कंपनी क्या करेगी, 10 शेयर दे देगी, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। तो 10 इंटू 100 कितने हो गए बेटा, 1000। मतलब आप कंपनी का सिंगल 1 शेयर भी परचेज कर सकते हो। एक शेयर लेगा तो कितने का, 100 का, तो 100 रुपए। मतलब सिंगल 100 रुपए लगा के भी कंपनी का वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। आगे बात समझे। तो ये शेयर कैपिटल का कंसेप्ट था। अब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसकी प्रोसेस क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको।
अब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसकी प्रोसेस क्या है। अब शेयर का भी मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, शेयर दो टाइप के होते हैं कंपनी के बेटा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है बेटा? और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। सुनना बेटा, दोनों ही शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस में कुछ डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर का नाम देखो क्या, प्रेफरेंस मतलब इनको कुछ प्रेफरेंस होती है। कुछ क्या होती है? प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? प्रायोरिटी। क्या हुआ? प्राथमिकता, मतलब हिंदी में बोलूं तो इसको प्रायोरिटी होती है कि इसको इसके कंपैरिजन में कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब कुछ अहमियत दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है बेटा, कंपनी क्या कमाती है? उस प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जितना प्रॉफिट क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कर दिया? उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसमें से जितना प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड कुछ नहीं, समझ में आ गई मेरी बात? डिविडेंड वो है जितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया उसमें से जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। कोई डाउट है किसी को? तो जब कंपनी डिविडेंड देती है, जब कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा बेटा? इक्विटी को मिलेगा। क्लियर हो गया? एक तो प्रेफरेंस ये आ गया, बोलो बेटा। सेकंड प्रेफरेंस क्या होता है कि इन केस कंपनी लॉस में चली जाती है या कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है। अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा डिसोल्यूशन से पहले, अब रिवीजन क्लासेस स्टार्ट अपनी। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है? फर्म क्लोज हो जाती है, बोलो बेटा। ऐसे डिसोल्यूशन में क्या होता है? कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी के लिए डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विडेशन मतलब यही कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, उसका वाइंड अप हो जाएगी वो। तो कंपनी बंद हो रही है तो वही सेम कहानी होती है, इसमें भी कंपनी बंद होगी। जैसे आप पढ़ोगे सीए के अंदर है आगे या बीकॉम में है कि कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटी वही रियलाइजेशन होता है सेम। समझा गई मेरी बात? तो वही कंपनी के एसेट्स बेची जाती है, कंपनी की लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, फिर जो पैसा बचता है वो किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। जैसे पार्टनर को सबसे लास्ट में देते थे हमने, बोलो बेटा। ऐसे यहां पार्टनर की जगह क्या होते हैं? शेयर होल्डर, उनको पैसे थे। जब उनको पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट क्या होगी? पहले होगी, और इक्विटी को क्या होगी? बाद में होगी। ये प्रेफरेंस होती है। ये क्या होती है? प्रेफरेंस होती है इनको। तो इसलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर। और इनका क्या है? इक्विटी। ठीक है जी। तो इक्विटी शेयर जो होते हैं, वैसे देखा जाए तो रियल ओनर तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इनको कंपनी एक लिमिटेड पीरियड के लिए भी इश्यू कर देती है, जैसे वी कैन से 10 ईयर्स के लिए। मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए कितने साल के लिए? 10 साल। मतलब इन शेयर होल्डर से कंपनी पैसा लेती है, बिजनेस में इन्वेस्ट भी करती है, 10 साल तक इनको इनके ऊपर क्या देगी? डिविडेंड भी देगी, और 10 साल बाद इनको पैसा रिफंड वापस कर देगी। अपने बोलते सिंपल लैंग्वेज में पैसा रिटर्न कर देगी। लेकिन इसको रिटर्न करने को रीपेमेंट होगी ना, एक तरीके से क्या कर देगी? रीपेमेंट। लेकिन हम अकाउंटिंग टर्म से बोलते हैं रिडम्पशन कर देगी। क्या कर देगी बेटा? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या है? रीपेमेंट कर देगी। तो इनकी रीपेमेंट भी हो जाती है, लेकिन इनकी इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता। हाँ, इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर सकती है। क्या कर सकती है? बायबैक क्या होता है कि कंपनी खुद के शेयर खुद ही क्या कर ले? परचेज कर ले। इनका रिडम्पशन होता है और इनका क्या होता है? बायबैक हो जाता है। बात समझ आ गई? इनका क्या हो जाता है बेटा? बायबैक हो जाता है। आगे बात सुनिए। तो ये कुछ डिफरेंस है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछे इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। कोई डाउट है बेटा? अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कंपनी के शेयर इश्यू करने। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। कोई डाउट है बेटा किसी को भी? नहीं है? ओके, थैंक यू। चलिए,
इशू ऑफ शेयर्स। सुनना बेटा, कंपनी शेयर इशू कैसे कर सकती है, उसकी अकाउंटिंग समझेंगे, उसकी प्रोसेस समझेंगे। बेटा मेनली क्या होता है, कंपनी जब शेयर इशू कर सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है 100, तो हम उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। समझा कि 100। इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोल लो, नॉमिनल वैल्यू बोल लो, ठीक है, एक ही मतलब है। अब कंपनी 100 रुपए का शेयर, फॉर एग्जांपल ये शेयर 100 का नहीं, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 का भी, 100 का। मैं एज्यूम कर रहा हूं शेयर कितने का, 100 का। क्वेश्चन में गिवन होता है आपको कि कितने का एक शेयर है बेटा, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है उसकी। वी आर एज्यूम दैट इसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 है। अगर कंपनी ने इश्यू इस शेयर को 100 पर ही कर दिया, मतलब 100 का शेयर कंपनी ने कितने में इश्यू किया, वो तो हम उसे बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब कंपनी ने एट पार पे इश्यू कर दिया। आगे बात समझे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एट पार। और 100 का शेयर अगर कंपनी ने मान लीजिए 100 से ज्यादा पे इश्यू किया, जैसे 105 या 110, तो हम उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। मतलब कंपनी ने शेयर किस पे इश्यू किए, प्रीमियम पर, ठीक है। बता देता हूं, और अगर फेस वैल्यू से कम पे इश्यू किया, 95 पे एक्स्ट्रा जो भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बेटा? ये बात समझ आ गई। जब कंपनी बनती है और जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इश्यू करती है, क्या करती है बेटा, फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो हम उसे बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं बेटा? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी बन गई और फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, तो हम उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी एक्ट 2013 में कुछ चेंज आया कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करती है, फर्स्ट टाइम, समझ गए बेटा, तो उस केस में आप शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। मतलब अब ये रूल बन गया बेटा एक तरीके से कि कंपनी जो फ्रेश शेयर इश्यू करती है, फ्रेश शेयर इश्यू समझिए, न्यू शेयर, तो वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। मतलब अब कंसेप्ट ये है कि कंपनी शेयर इश्यू करेगी ना, वो या तो एट पार या एट प्रीमियम। फ्रेश शेयर एट पार या एट प्रीमियम पर इश्यू होंगे, डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होंगे। तो सर आपने डिस्काउंट क्यों बताया? बेटा क्या होता है, अभी इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं, उसके बाद मैं इस चैप्टर को ना छोटे छोटे पार्ट बना के रखता हूं। इश्यू ऑफ शेयर एक कंसेप्ट हो गया, फिर उसके बाद करूंगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सर फॉरफीचर क्या होता है? मतलब जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देता है तो उसके शेयर कंपनी वापस ले लेती है, उससे उसको फॉरफिट कर लेती है। फिर उन शेयर को क्या करेगी, उन शेयर को कंपनी वापस से किसी अदर शेयर होल्डर को दे देती है, किसी अदर इन्वेस्टर को दे देती है। तो जब दोबारा किसी और को देगी तो उसको क्या बोलते हैं, री इश्यू, दोबारा री इश्यू। तो बेटा री इश्यू करती है ना कंपनी, क्या करती है, री इश्यू। तो री इश्यू के केस में डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है, इसलिए मैं डिस्काउंट बोल रहा हूं। आपसे जनरली कोई ये पूछे कि शेयर कितने टाइप से इश्यू हो सकते हैं, 3 से, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मतलब री इश्यू किस पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। फ्रेश इश्यू शेयर या तो किस पे होंगे, एट पार पे या एट प्रीमियम। वो डाउट है किसी को? चलिए, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, क्या कहलाएगा ये, आईपीओ। आफ्टर 5 इयर्स कंपनी ने दोबारा 20,000 शेयर इश्यू किए, तो ये अब कहलाएगा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। समझा गया बेटा? फर्दर का मतलब और, क्लियर मेरी बात? तो उसके बाद फिर इश्यू करेगी तो भी एफपीओ कहलाएगा, उसके बाद दोबारा फिर इश्यू करेगी तो भी एफपीओ कहलाएगा। एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब फर्स्ट टाइम करेगी तो ही आईपीओ कहलाएगा, उसके बाद एफपीओ कहलाता है। क्या कहलाता है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब पब्लिक ऑफर दे रही है कि आप हमारी कंपनी के शेयर क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ऑफर का मतलब प्रपोजल दे रही है। क्या दे रही है, प्रपोजल।
समझ आ गई मेरी बात? तो ये प्रोसेस बताई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी अगर शेयर इश्यू किस पे करती है, एट पार, तो क्या होगा, और एट प्रीमियम करती है तो क्या होगा। डिस्काउंट में बेटा जब री इश्यू कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखिए बेटा, तो देखिए नेक्स्ट, व्हेन कंपनी इशूड शेयर्स एट पार। देखो बेटा, एक बात और समझ लेते हैं यहीं पर ही। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इश्यू किया। कितने का इश्यू किया? 100 का। तो कंपनी क्या करती है बेटा, अब कंपनी ने जो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर परचेज करेगा वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। जिसने कंपनी के शेयर परचेज नहीं किए वो शेयर होल्डर नहीं है। पहले वो पैसे के लिए कंपनी को अप्लाई करेगा, वो इन्वेस्टर है, वो क्या बेटा, इन्वेस्टर। और कंपनी अगर उसको क्या दे देगी, शेयर दे देगी, मतलब शेयर अलॉट कर देगी, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब कंपनी ने जिसको शेयर दिए ना वो शेयर होल्डर है, जिसको कंपनी ने शेयर नहीं दिया वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। समझा गई मेरी बात? तो ये 100 रुपए का शेयर इश्यू किया मान लो कंपनी ने, तो कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी या तो ये 100 रुपये लमसम इकट्ठे ले सकती है एक साथ। समझ आ गया? क्लियर है? और सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि ये 100 रुपये कंपनी लमसम मतलब इकट्ठा वन टाइम में नहीं लेती, इंस्टॉलमेंट में लेती है। किस में लेती है? जैसे जब फर्स्ट टाइम मांगती है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन पे 25 मांग लिए बेटा, जो सेकंड टाइम मांगती है उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। मान लीजिए इस पे कंपनी ने 30 मांग लिए, ठीक है, क्लियर है। मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम पैसे मांगेगी उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। सेकंड टाइम अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसकी तो क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट। और थर्ड टाइम कंपनी ने मांगे मान लीजिए तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। और उसके बाद कंपनी मांगेगी तो क्या बोलेंगे, सेकंड कॉल। क्या बोलेंगे बेटा, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे बोल सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। आगे बात समझे? तो सर ये 4 ही इंस्टॉलमेंट होती है, नहीं 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बता रहा हूं। समझ आ गई मेरी बात? तो कंपनी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में भी पैसे मांग सकती है। तो बेटा वही बात है, कंपनी अगर वन टाइम पेमेंट लेती है, ठीक है, और कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, मैंने बोला है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये बात। तो पहली बार जो फर्स्ट टाइम पेमेंट लेगी उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, सेकंड टाइम जो पेमेंट लेगी उसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट, थर्ड टाइम पेमेंट लेगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, और फोर्थ टाइम पेमेंट लेगी उसको सेकंड कॉल। जरूरी नहीं 4 इंस्टॉलमेंट ले, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है, जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उस तरीके से कर लेंगे। सुनना बेटा, अब एप्लीकेशन को एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं ये बता रहा हूं, अलॉटमेंट को अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं, फर्स्ट कॉल को फर्स्ट कॉल क्यों बोलते हैं, सेकंड कॉल को सेकंड कॉल। अब सुनना जरा ध्यान से। होता है क्या बेटा कि जैसे कंपनी ने शेयर इश्यू किए फर्स्ट टाइम, आईपीओ बोलते हैं, तो कंपनी को क्या करना होता है, आईपीओ लेके आती है तो कंपनी को सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। किसकी गाइडलाइन को, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी ये बोलती है कि आप जब शेयर इश्यू करोगे तो सबसे पहले अपना क्या इश्यू करोगे, प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे। क्या इश्यू करोगे, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में बेटा कंपनी की पूरी डिटेल होती है, पूरी डिटेल, कि कंपनी कब बनी थी, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी कहां पर मूव कर रही है, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। वो इसलिए होता है कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना इन्वेस्टर, तो वो डिसीजन लेगा कि मैं इस कंपनी के शेयर परचेज करूं या ना करूं। तो कंपनी की प्रोस्पेक्टस रीड करने से उसको कंपनी का हिस्ट्री, बैकग्राउंड, कंपनी के प्रमोटर्स, उनकी हिस्ट्री सब कुछ मालूम हो जाएगा।
तो उसे लगे कि कंपनी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है इसका, तो वो इन्वेस्ट कर देगा। और उसे लगता है भी ये कंपनी नहीं है ऐसा ही, तो उसकी इच्छा है, तो उसको मतलब पूरी डिटेल हो जाएगी कंपनी के बारे में। ठीक है बेटा, तो सेबी ये बोलती है कि आप कंपनी को पूरी डिटेल देनी पड़ेगी अपनी, ताकि जो इन्वेस्टर है उनके साथ फ्रॉड ना हो, कंपनी के बारे में जानने को उसको क्या मिले, मौका मिले बेटा। जैसे आप देखो स्कूल में या कॉलेज में जब एडमिशन लेते तो आपको फॉर्म प्रोस्पेक्टस मिलती है, उसमें प्रिंसिपल की फोटो, डायरेक्टर कौन है कंपनी का, स्कूल का या कॉलेज का, कंपनी स्कूल ने कॉलेज में कोई अचीवमेंट है, कोई गोल्ड मेडल मिला है बच्चे को, कोई गेम में मिला है, सब कुछ लिखा होता है, उस पूरी हिस्ट्री होती है, कब से बना है, कब स्कूल बना था, है ना बेटा। तो आपको स्कूल अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले लो, नहीं लगे तो मत लो। तो वही काम इसमें होता है बेटा, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस इशू किया तो आप इसमें कंपनी की पूरी डिटेल नॉलेज मिल जाती है। अब बेटा कंपनी में जब अपने को शेयर परचेज करने होते हैं तो आजकल शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं। किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जिस व्यक्ति, जिस इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं उसको सबसे पहले अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीमेट। जैसे बैंक में अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट काम किस में आता है, मनी रखने के लिए, पैसा रखने के लिए। क्या रखते हैं बैंक अकाउंट में, आप अपना पैसा रखते हो, मनी रखते हो। और ऐसे ही डीमेट अकाउंट में हम क्या रखते हैं, शेयर रखते हैं। तो आपका क्या ओपन होगा बेटा, डीमेट अकाउंट ओपन होगा। समझ आ गया बेटा, डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है ऐसे डीमेट अकाउंट होता है। बहुत सी कंपनी है, इंडिया इन्फोलाइन हो गया, इंडिया बुल्स होगी, शेर खान हो गया, कार्वी हो गया, ये जो कंपनीज है आजकल तो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सभी ये भी डीमेट अकाउंट ओपन करने लगे बेटा। ठीक है जी, इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज के लिए अलग से कंपनी बना रखी है और डीमेट अकाउंट ओपन करती है, ट्रेडिंग भी करवाती है बेटा। एनीवे ये मैंने आपको बताया। तो कंपनी में क्या होता है, जब आप शेयर खरीदते हो कंपनी का तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है बेटा, आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब आप आजकल तो क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है बेटा। क्या फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ लगा सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू भी आईपीओ लगता है, गूगल के थ्रू भी, ये जो गूगल है आपका गूगल पे, इसके थ्रू भी आईपीओ लग जाता है। ऑप्शन आगे, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर देते हो गूगल पे से, आप फोन रिचार्ज कर, तो ये ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इनसे हो जाता है बेटा। तो होता क्या मेनली क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक खोलोगे या फिजिक, पहले तो फिजिकल भरते थे, तो सबसे पहले आपका नेम होता है बेटा, आपने नेम लिख दिया अपना। उसके बाद आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन नंबर होता है, फिर आपका डीमेट अकाउंट नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, फिर आप कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अप्लाइड, टू बी, मतलब आप कितने शेयर के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। वो जैसे मान लीजिए आप 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। अब क्या होता है बेटा, इसके साथ आपको इनिशियल पेमेंट देनी होती है, यू कैन से 20 रुपये देने हैं। कितने रुपए देने हैं, 20 एक शेयर पर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया बेटा, कितना बेटा, 20,000। तो ये 20 रुपए आपने किसके साथ दिए बेटा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फर्स्ट पेमेंट की। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन के साथ दिए, तो इसको क्या नाम रख दिया, इसका एप्लीकेशन मनी। क्या नाम रख दिया इसका बेटा, एप्लीकेशन मनी। कोई डाउट है क्या, तो बेटा इसका हमने नाम रख दिया एप्लीकेशन मनी। तो अब ये 20,000 किसके पास चले जाएंगे, अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, या पहले तो डीडी बनता था बेटा, डिमांड ड्राफ्ट, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डीडी लगता था, डिमांड ड्राफ्ट, और वो एप्लीकेशन और डिमांड ड्राफ्ट किसको चला जाता था, कंपनी को चला जाता था। समझ आ गई मेरी बात। तो वो पैसा वहां से कंपनी के अकाउंट में चला जाता था। जैसे मैंने 20,000 के शेयर खरीदने हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये डीडी या चेक जो भी गया वो किस पे पास चला गया, कंपनी के पास चला गया। तो ये 20,000 रुपये एक बार कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, शेयर इश्यू करती है, तो कंपनी को एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये पैसा एप्लीकेशन मनी जो मिली ना कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिली, उस मनी को कंपनी अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं रख सकती।
कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, उसका नाम होता है एस्क्रो बैंक अकाउंट। क्या होता है? एस्क्रो बैंक अकाउंट, उसमें पैसा रखती है कंपनी। एनीवे, तो कंपनी को ये पैसा आ गया बेटा, ठीक है, एप्लीकेशन। तो जब कंपनी को पैसा आ गया, तो इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जो कंपनी पैसा लेता है तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। यहां तक समझ आ गई? अब कंपनी सारे फॉर्म को चेक कर लेती है, 2 से 3 दिन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद कंपनी उनको शेयर देती है, मतलब शेयर देती है सिंपल लैंग्वेज जो बोलते हैं शेयर अलॉट करती है। क्या करती है? अलॉट। जब कंपनी इनको शेयर अलॉट करती है तो इंस्टेंटली उसके साथ अगली इंस्टॉलमेंट मांग लेती है। समझ आ गया? जब शेयर कंपनी उनको क्या करती है? अलॉट। अलॉट का मतलब क्या हो गया? देना। जब अलॉट करती है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग लेती है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी शेयर अलॉट करते टाइम मांग लेती है, तो इसलिए सेकंड कॉल का नाम क्या रख दिया गया? अलॉटमेंट मनी। मतलब अलॉटमेंट करते टाइम मांगते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, इसलिए इसका नाम रख दिया अलॉटमेंट मनी। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, कोई फेमस जगह होती है बेटा, मान लो, ठीक है, और वो उस फेमस पर्सन है, कोई मान लो फेमस पर्सन है, उसका मकान जाए, उस रोड का या स्ट्रीट का नाम वही रख दिया जाता है। जैसे अपने गंगानगर के अंदर राधे श्याम जी है, जो एमएलए थे हमारे भूतपूर्व, उनका घर है इस रोड पे, तो इस रोड को क्या बोलते हैं? राधे श्याम रोड। बोलते हैं या नहीं बोलते? बताओ। हालांकि उसका नाम राधे श्याम रोड थोड़ा ना है, लेकिन उसका घर है उस रोड के ऊपर, राधे श्याम रोड पे ना, वहां पे आ जाना। समझ रहे मेरी बात? तो वही बात है बेटा, ये इंस्टॉलमेंट है, ये फेमस है किस वजह से? कि अलॉटमेंट के साथ मांगी जाती है, जिसके नाम क्या रख दिया गया? अलॉटमेंट मनी। समझ आ गई मेरी बात? मान लीजिए अलॉटमेंट मनी सेकंड टाइम कंपनी मांगेगी तो क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। उसके बाद थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम मांगती है कंपनी, मांगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? अपने कॉल। समझा क्या? तो ये एप्लीकेशन बोल दिया, इसको अलॉटमेंट बोल दिया, इनको तो कॉल बोली नहीं, तो कंपनी ने ये मांगने को कॉल बोला, तो इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट कॉल। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद मांगेगी तो ये फर्स्ट कॉल होगी, और अलॉटमेंट के बाद जो दोबारा मांगी थी उसका नाम क्या रख दिया गया? सेकंड कॉल। बोलो बात समझ आएगी? भाई कॉल की है मतलब कंपनी ने पैसे मांगे हैं, हालांकि कंपनी ने ये भी पैसे मांगे हैं, लेकिन इनको कॉल से डिफाइन नहीं किया, इनको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोल दी, तो कॉल वर्ड पहली बार यूज हुआ, तो इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट कॉल, और इसको सेकंड कॉल। कोई डाउट है क्या इसको? बहुत ज्यादा डिटेल में होगा ये तो, है ना? चलिए, अब कंपनी इश्यू करती है एट पार। कंपनी किस पे इश्यू करती है? एट पार, मतलब 100 का शेयर किसमें? 100 में। तो इसकी एंट्री देख लीजिए कैसे होगी बेटा। फर्स्ट क्लास में सारा डिटेल बता दूंगा, उसके बाद स्पीड थोड़ा सा अपनी हो जाएगी इंक्रीज। शेयर इश्यूड एट पार। देखो, सबसे पहले कंपनी क्या मांगेगी बेटा? एप्लीकेशन मनी। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तब कंपनी क्या एंट्री करेगी? सुनना जरा। एप्लीकेशन मनी के कंपनी को पैसे आएंगे बेटा, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। बोलो बेटा, कंपनी को पैसा मिल गया तो कंपनी का बैंक अकाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। तो अपने क्या करेंगे? डेबिट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा। टू, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, दोनों में से कोई भी शेयर इश्यू कर सकती है, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। मैं क्या एज्यूम करके कर रहा हूं? कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, ठीक है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, ठीक है बेटा। अब आगे से मैं इसको शॉर्ट में ईएस लिखूंगा, इक्विटी शेयर को। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री होगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए। कितने इश्यू किए? 10,000। और कंपनी ने एप्लीकेशन पे एक शेयर से 20 रुपये कैपिटल मांगी। कितनी मांगी बेटा? 20। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? बोलो बेटा। 2 लाख हो गया ना? है बेटा, एग्जाम आपका, नींद पूरी नहीं हुई क्या? कितना हो गया? 2 लाख। ऐसे बेटा जिसे मार्क उठ के बिठा रखा हो। कितना हो गया? 2 लाख। कोई डाउट है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख।
अब ये एंट्री सभी को आती है, इसका 2 मिनट रीजनिंग समझ लो। कंपनी के पास हम किसकी बुक्स तैयार कर रहे हैं? कंपनी की। तो आपको एंट्री करते समय बेटे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कंपनी की एसेट्स है तो एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। और सुन लो, पता होगा आपको, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। देखो एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई, डेबिट, और इंक्रीज हुई डेबिट, और इंक्रीज हुई डेबिट, और इंक्रीज हुई डेबिट, मतलब एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और इंक्रीज हुई क्रेडिट, और इंक्रीज हुई क्रेडिट, और इंक्रीज हुई क्रेडिट। बात समझ आ गई? बोलो बेटा। अब एसेट्स इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज होती है तो हमें उसे कम करना है ना? तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? हमेशा डीआर। तो उसे कैंसिल करने के लिए वापस अगर कम हो रही तो क्या करेंगे? सीआर। लायबिलिटी क्या होती है? सीआर। अगर उसको कैंसिल करना है तो उसको क्या करेंगे? डीआर। ये कंसेप्ट आपको बहुत बार बताया हुआ है मैंने, ठीक है? अब ये पैसा आ गया बेटा हमारे पास। अब कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी ने एसेट्स को डीआर कर दिया। अब कंपनी का ये एप्लीकेशन का पैसा आया है। किसका पैसा आया है? एप्लीकेशन का। देखो कंपनी को पैसा मिल गया है लेकिन अभी तक कंपनी ने शेयर दिए नहीं है। ये एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री है। तो कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये एसेट्स थी, हमने इसको डीआर कर दिया। अब कंपनी को ये पैसा किस चीज का मिला है? एप्लीकेशन मनी का। तो कंपनी की ये लायबिलिटी है कि एप्लीकेशन मनी के बदले उनको क्या दे? शेयर दे। तो कंपनी के भी ये क्या है? एप्लीकेशन मनी जो आपको मिली है वो अभी तक कंपनी की क्या है बेटा? लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने शेयर नहीं दिए। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एप्लीकेशन मनी क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब उसके बाद सुनना जरा ध्यान से, सेकंड नंबर एंट्री, ये फर्स्ट थी बेटा। सेकंड पार्ट, व्हेन एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। मतलब आप एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, मतलब उनको शेयर दे रहे हो, आप शेयर कैपिटल दे रहे हो। अब आप एप्लीकेशन को लायबिलिटी इसलिए मांगा कि अभी तक आपने कंपनी के उनको शेयर नहीं दिए। अब आप शेयर दोगे तो आपकी जो ये लायबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है? सीआर बनेगी, तो सीआर 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 कैंसिल करने के लिए वापस रिवर्स करना पड़ेगा, क्या करोगे? डीआर। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? इक्विटी शेयर, बोलो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आ गई? अब सुनना, आपको एप्लीकेशन था, मतलब आपको कंपनी को शेयर होल्डर को शेयर देने थे, आपकी लायबिलिटी थी, आप शेयर दे रहे हो तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? कैंसिल। कैंसिल करने के लिए यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ क्या कर दिया आपने? डेबिट। ये कैंसिल होगी। अच्छा, अब आप उसको कंपनी की क्या दे रहे हो? शेयर कैपिटल दे रहे हो। और आपको पता है कि कैपिटल किसका अकाउंट होता है? ओनर का अकाउंट होता है। और कैपिटल तो हमेशा होती क्या है? क्रेडिट होती है बेटा, क्योंकि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस की एसेट्स नहीं है, बिजनेस की तो वो इक्विटी कैपिटल है बेटा, लायबिलिटी है। इसलिए देखो कैपिटल को हमेशा कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो ये एप्लीकेशन तो कैंसिल हो गई और कैपिटल इश्यू कर दी, और ये कैपिटल क्या होती है? सीआर होती है हमेशा। तो कैपिटल को हमने क्या कर दिया? सीआर कर दिया। कैपिटल किसका अकाउंट होता है? ओनर का अकाउंट होता है, मतलब शेयर होल्डर ओनर है ना, उनका अकाउंट है। ये बैलेंस शीट में कहा आएगा, लायबिलिटी साइड में आती है कैपिटल, तो इसको सीआर कर दिया। यहां तक कोई डाउट है बेटा? फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होती है? जरा ध्यान से सुनना। अब कंपनी इनको शेयर दे दिए, लेकिन कंपनी इनको अलॉटमेंट का लेटर भेजती है कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए हैं। इनको कंपनी ने शेयर दे दिए, लेकिन शेयर होल्डर तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी पड़ेगी। तो उनको एक अब तो मेल के थ्रू आता है कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, और कंपनी उसके साथ ही अलॉटमेंट के लेटर के साथ ही अगली इंस्टॉलमेंट मांग लेती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? अलॉटमेंट मनी। समझ आ गई मेरी बात? सुनो, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, मतलब अलॉटमेंट की मनी कंपनी मांगेगी। अलॉटमेंट अगली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के पैसे कंपनी मांगेगी। अब सुनना, अलॉटमेंट के मनी पैसे कंपनी ने लेने हैं। बोलो बेटा। तो कंपनी ने लेने, तो कंपनी का राइट है ये,
भाई कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं तो कंपनी के पैसे तो आपको जो देनी एप्लीकेशन पे करने पड़ेंगे, अलॉटमेंट वगैरह। तो कंपनी की क्या है, ये लेने हैं, तो मतलब एक तरीके से कंपनी की एसेट्स बन के बेटा पैसा लेना है कंपनी ने। देखो कंपनी ने पे करना है तो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने अगर किसी से पैसा लेना है तो कंपनी की क्या है, एसेट्स है। समझा क्या? जैसे डेटर होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर से पैसे देने होते हैं। हालांकि डेटर और क्रेडिटर वर्ड सिर्फ गुड्स के केस में यूज करते हैं, हमने गुड्स खरीदते हैं, गुड्स सेल करते तो, लेकिन एक तरीके से यहां कंपनी ने पैसा लेना है तो कंपनी की क्या है, ये एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, डीआर होती है। बोलो बेटा, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। अब ये पैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे और अलॉटमेंट में कंपनी ने 30 रुपये मांगे, तो कितने के बेटा ये 3 लाख। अब कंपनी ने ये पैसे लेने बिल्कुल डेबिट कर दिया, लेकिन कंपनी ये पैसे लेगी तो इससे क्या क्रिएट होगी, कैपिटल क्रिएट होगी। ओनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और कैपिटल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 3 लाख। बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्लियर ये बात? अब ये तो ये मतलब ड्यू कर दी, मतलब कंपनी ने डिमांड कर ली अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट डिमांड करने के बाद 15-20 दिन का टाइम मिलता है, ये पे करेंगे कंपनी को, कंपनी को पे करेंगे कौन, शेयर होल्डर। अब अगली एंट्री क्या होती है, 4 नंबर, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कंपनी की क्या है बेटा, एसेट्स है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आया, 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए किस चीज का आया बेटा, अलॉटमेंट का। मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे लेने थे 3 लाख, अब उन्होंने अलॉटमेंट दे दी, तो अलॉटमेंट के पैसे किस में कन्वर्ट हो गए, बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। तो अब बताओ अलॉटमेंट के कोई पैसा आपने लेना है, जब तक नहीं दिया तब तक लेना था, जब उन्होंने दे दिया तो अलॉटमेंट क्या होगा, कैंसिल। तो अब यहां अलॉटमेंट क्या है बताओ, डेबिट। और अकाउंट्स में कोई चीज कैंसिल करनी होती है तो रिवर्स करनी पड़ेगी, यहां थे डेबिट तो इसको यहां क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना बेटा, 3 लाख। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अगर अपने यहां तक एंट्री की और यहां तक की अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। यहां एप्लीकेशन आपकी क्रेडिट हुई थी, ये क्या होगी, डेबिट। इसका बैलेंस क्या बचा, ये क्रेडिट 2 लाख, ये एंट्री मैंने लिखी नहीं, अमाउंट यहां पर लिख देता हूं 2 लाख। एप्लीकेशन क्रेडिट कितनी हुई, 2 लाख, और डेबिट भी कितनी हुई, 2 लाख। 2 लाख क्रेडिट बैंक और 2 लाख डेबिट, बैलेंस कितना बचा, 0। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस शीट, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, नाम भी बैलेंस शीट इसीलिए है, बैलेंस शीट। बैलेंस की स्टेटमेंट है, शीट है, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में आएगा, जिसका बैलेंस नहीं बचेगा वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो इसका तो बैलेंस बचा ही नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। याद करना, बैलेंस शीट में जिसका बैलेंस बचता था वही आता है। चलिए ओके, अब ये अलॉटमेंट यहां क्या होता है, डेबिट, यहां क्या हो गया, क्रेडिट। इसका बैलेंस में क्या हो गया, 0। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर यहां तक कि मैं सिंपल सी छोटी सी एक बैलेंस शीट बनाऊं तो ध्यान से सुनना, बैंक में कितने, 2 लाख, और ये बैंक कितना है बेटा, 3 लाख। तो टोटल बैंक बैलेंस कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। बोलो बेटा, बैलेंस शीट हर स्टेप पे मैच होती है, 5 लाख। अच्छा, ये तो एप्लीकेशन तो कटेगी, कैपिटल कितनी थी ये, 2 लाख, और ये कैपिटल कितनी है बताओ, 3 लाख। कैपिटल कितनी होगी, तो इधर कैपिटल कितनी आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी, बैलेंस शीट मैच होगी कि नहीं होगी, बोलो। मतलब आप किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शीट बना लेना, बोलो मैच होगी या नहीं होगी, इधर भी टोटल 5 लाख हो, इधर भी टोटल 5। समझ आ गई बेटा? चलिए, तो भाई ये बता रहा हूं, इस तरीके से एडजस्टमेंट होती जाएगी सारी की सारी। अब उसके बाद कंपनी क्या मांगेगी, है ना, फर्स्ट कॉल बोलते हैं। अब कंपनी वही लॉजिक है बेटा, सेम फर्स्ट कॉल मांगेगी ना, तो कंपनी ने पैसा लेना फर्स्ट कॉल का, तो कंपनी की क्या है, एसेट्स है। तो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी तो एंट्री क्या होगी बेटा, सर जनना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए शेयर कितने थे, वही सेम एग्जांपल कैरी कर रहा हूं मैं, 10,000। 20 रुपए आपने किस पे मांगे, एप्लीकेशन पे, और 30 रुपए किस पे मांगे आपने, अलॉटमेंट में। कितने रुपए ले लिए कंपनी ने, 50 ले लिए। मान लो एप्लीकेशन पे कंपनी ने 40 रुपए मांग लिए, फर्स्ट कॉल पे, सॉरी कितने मांग लिए, 40। तो कितने रुपए हो गए बेटा, 4 लाख। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब ये 4 लाख अपने रिसीव कर लेंगे बेटा, तो क्या एंट्री होगी, 1 फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड। अब वही बात बेटा, बैंक में पैसा आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो फर्स्ट कॉल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना बेटा, 4 लाख। कोई डाउट है क्या। सेम ऐसे क्या हो जाएगी बताओ, सेकंड कॉल। आप सेकंड कॉल मांगोगे तो एंट्री क्या होगी बताओ। अब आपने 20 यहां मांगे, 30 यहां मांगे, कितने हो गए 50, और 40 यहां मांग लिए, कितने हो गए 90। तो बचा कितना बैलेंस, 10। तो इट मीन सेकंड कॉल कंपनी कितना लेगी, 10 रुपए लेगी। अब कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी तो सेकंड कॉल के पैसे कंपनी ने लेने हैं बेटा, तो सेकंड कॉल के पैसे कंपनी ने लेने हैं। कंपनी की क्या है, एसेट्स है, डीआर कर दिया, और बदले में उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे, 10,000, और 10 रुपए मांगेगी, तो कितने हो गए, 1 लाख। बोलो, अब ये फर्स्ट कॉल के पैसे लेने हैं, डीआर कर दिया, और कैपिटल। अब रिसीव करेगी तो फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बैंक में पैसा आ जाएगा, तो एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। कितना बेटा, 1 लाख। कोई डाउट है क्या किसी को। तो इस तरीके से सिंपल आपको मैंने बताया कि जो मेनली 8 एंट्रीज आप रटते हो, मगअप करते हो, कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टीचर भी बोल देता, बच्चा भी कहता है कि इसको मैं लर्न करूंगा फिर मैं एंट्री करूंगा। तो बेटा प्लीज इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको समझो पहले। भाई पहले अपने ड्यू करते हैं, डीआर हो जाता है, फिर वो रिसीव हो जाती है, तो उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा था, उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो बेसिक पूरा चैप्टर है जो इन 8 एंट्रीज पे घूमता है, वो 8 एंट्री मैंने आपको समझाई है, ठीक है। यस, तो बेटा हमने डिस्कस किया आपके साथ कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की कैसे एंट्री करते हैं, ये सब डिस्कस कर लिया। ये पहला सिचुएशन थी, अगर कंपनी किस पे शेयर इश्यू करती है, एट पार पे, प्लीज। अब ऐसा भी होता है कि कंपनी ने, फॉर एग्जांपल कंपनी ने सेकंड पार्ट करा रहा हूं, व्हेन शेयर्स कैपिटल इश्यूड एट प्रीमियम। मतलब कंपनी ने शेयर किस पे इश्यू किए, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब सोचते हो, फेस वैल्यू से जितना एक्सेस लेगी कंपनी, फेस वैल्यू से जितना एक्सेस लेगी पैसा, वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है बेटा। मतलब कंपनी की फेस वैल्यू 100 है शेयर की, और कंपनी ने इश्यू किया बेटा 110 पर, तो बताओ प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम हुआ बेटा 10 रुपए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रीमियम जो है वो एक तरीके से बेटे कंपनी के लिए इनकम है, एक्स्ट्रा पेमेंट लिए। प्रीमियम का मतलब वैसे होता है गुडविल, है ना, इसलिए आप उस चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। एक्सेस पेमेंट को प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। वहां पार्टनरशिप में लिखते हैं कई बार बुक्स वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल के लिए प्रीमियम आया, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट आई आपको, गुडविल की वजह से बेनिफिट मिला। यही काम यहां पर है, अगर जिस कंपनी की वैल्यू होगी ना, वही शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। जो कंपनी को कोई जानता ही नहीं है इनिशियल है, तो उसके शेयर बहुत कम प्रीमियम पे इश्यू होते हैं। रिलायंस, टाटा, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनी सभी जानते हैं, ये शेयर प्रीमियम पे इश्यू करेगी, लोग परचेज करेंगे, क्योंकि इनको वेल जानते, बहुत अच्छे जानते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है इनका। समझ रहे मेरी बात को। तो प्रीमियम कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी फेस वैल्यू से ज्यादा। आगे बात सुनिए, लॉजिकली प्रीमियम तो कंपनी के लिए इनकम होती है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम होगी कंपनी को एक तरीके से, और वो पैसा कंपनी रिजर्व करके रख लेती है फ्यूचर के लिए। उस पैसे का कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कंपनी बोनस शेयर देने के लिए इस तरीके से यूज कर सकती है। तो जो प्रीमियम मिला है, तो सबसे पहले बता दूं कि प्रीमियम जो है वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। किस हेडिंग में,
रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो करेगी प्रीमियम को। अच्छा, अब प्रीमियम लेना है तो आपने शेयर कितने का इश्यू किया? 100 का। 10 रुपए प्रीमियम लेने, तो टोटल कितने लेने आपने? 110। तो बेटा 110 में से 100 रुपए किस चीज के लेने हैं? कैपिटल के। और 10 रुपए किसके लेने हैं? प्रीमियम के। तो अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि प्रीमियम क्वेश्चन ने कहां रिसीव किया है, एप्लीकेशन पे रिसीव किया या अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड। क्या होता है 90% क्वेश्चंस में या केस में प्रीमियम या तो कंपनी एप्लीकेशन के साथ मांगती है, या मैं ये नहीं कहता इन्हीं के साथ होता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ भी, बट 90% केस में किस पे होता है? एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में होता है। तो इसमें दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी, मतलब कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट किसके साथ ले ली बेटा? एप्लीकेशन मनी के साथ ले ली। क्वेश्चन आपको बताएगा कि प्रीमियम कितना मांगा। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने मान लीजिए 30 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, तो 20 कैपिटल के और 10 रुपये किसके? प्रीमियम के। ध्यान से सुनना, तो अगर मान लो 20 रुपये तो कैपिटल के और 10 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। ये कैपिटल का 20 रुपया और 10 रुपये किसका? प्रीमियम का। तो टोटल कितना हो गया? 30। तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? सुनो, अब जो 8 एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बनाई, वो कॉमन एंट्री है, वो तो हमेशा यूज होंगी, उनके साथ थोड़ा थोड़ा नया ऐड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो एप्लीकेशन जब आती है कंपनी के पास तो पहली एंट्री क्या होती है बताओ बेटा? अब मैं ये समझा रहा हूं, पहली एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेम जैसे पहले था वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। वी आर एज्यूम दैट कि कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं। कितने शेयर इश्यू किए हैं? और एप्लीकेशन पे कितने मांगे? 30, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 10,000 शेयर इनटू कितने मांगे आपने? 30। तो 10,000 इंटू 30 कितने हो गए बेटा बताओ? 3 लाख। दिनेश सर आपने प्रीमियम अलग से क्यों नहीं शो किया? बताता हूं अभी होगा शो। तो ये एंट्री कब होती है बेटा? जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी क्या होती है? रिसीव होती है। इस एंट्री के टाइम ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि किसको शेयर मिलेंगे और किसको शेयर नहीं मिलेंगे। सर नहीं मिलेंगे, हाँ, कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकती है। सर रीजन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसने अपना डीमेट अकाउंट नंबर नहीं डाला, पैन नंबर गलत था, जितने शेयर मांगे थे उतने पैसे भेजने थे, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, उतना पैसा ही नहीं है, उसका चेक डीडी जो भी था बाउंस हो गया। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी कारण हो सकता है। सर बिल्कुल सही है, बैलेंस भी है, फिर भी मना कर सकती है। एक्सेस एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। क्या आ गई? मतलब कंपनी शेयर इश्यू करने 10,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई? 15,000 की। तो सारे राइट कंपनी के पास होते हैं, एक बार शेयर दे ना दे, ठीक है। अभी ये तो आई है, जो कंपनी जब शेयर देती है ना तो उसकी सेकंड एंट्री होती है। अब सुन लो, प्रीमियम क्यों नहीं लिखा मैंने बेटा? अभी कैपिटल भी तो कहां लिखी है मैंने सिर्फ ये लिखा है कि हमें पैसा बैंक में आया और हमारे को एप्लीकेशन का पैसा आया। ये एप्लीकेशन का पैसा आया है, अगलों ने पैसा दिया है तो बदले में कुछ चीज देनी हमें उनको, तो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। अभी सिर्फ यह है पैसा आया एप्लीकेशन का, ना कैपिटल ना प्रीमियम, कुछ नहीं लिखा है। कैपिटल प्रीमियम कब बनेंगे? जब कंपनी शेयर देगी शेयर होल्डर को, और शेयर देने की एंट्री कौन सी है? सेकंड है, ना कि फर्स्ट है। बात समझ आ गई? जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी, देगी, तो कंपनी शेयर देगी तो एंट्री क्या करेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 3 लाख। 3 लाख। अब कंपनी शेयर दे रही है, तो जब कंपनी शेयर देगी तो कंपनी का अकाउंटेंट है वो डिफाइन करेगा कि 3 लाख में से आपने 20 रुपए की शेयर के मांगे हैं,
कैपिटल के, और 10 रुपये किसके मांगे हैं? प्रीमियम के। तो वो लिखेगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? 1, 10,000 थे क्या? 10,000 माने मैंने, ठीक है। 10,000 इंटू कितने हो गए? और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दो। बात एक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बेटा? 10,000 शेयर थे इंटू 10, कितना हो गया? 1 लाख। लिख दिया ना? मतलब 3 लाख आए थे, कैपिटल के सामने कैपिटल की अमाउंट आएगी, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की अमाउंट आएगी। अब बच्चा लर्न करता है कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो सेकंड एंट्री में दिखाना है, बेटा रटना नहीं है। क्यों दिखाना है सेकंड में? पता लग गया, क्योंकि अभी तक तो कंपनी के पास सिर्फ एप्लीकेशन आई है, कंपनी ने तो शेयर दिए ही नहीं है। शेयर देगी तभी तो डिफाइन करेगी कि कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम। हो सकता है कि यहीं पर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और उसको पैसे क्या हो जाए? रिफंड। अगर रिफंड होंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा, याद आगे कराऊंगा रिफंड, तो फिर तो ये इजी एंट्री आएगी नहीं। समझ आ गई क्या? बोलो बेटा। तो अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो ध्यान से सुन लेना, प्रीमियम सेकंड एंट्री में क्रेडिट होगा, ना कि फर्स्ट एंट्री में। कोई डाउट है? कोई डाउट है? दिनेश सर हो गया ये? हाँ जी। अलॉटमेंट फर्स्ट को ऐसी होगी। अब सेकंड केस ये बनता है, केस सेकंड, कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम को शॉर्ट में एसपी लिखा मैंने बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड विद अलॉटमेंट मनी। मतलब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट किसके साथ मिली? अलॉटमेंट के साथ मिली। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर इश्यू किए, फ्रेश एग्जांपल ले रहा हूं, और कंपनी ने अलॉटमेंट पर 25 रुपये मांगे, और इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम। मतलब कि अलॉटमेंट पे 25 डिमांड की है, उसमें से 5 रुपए किस चीज के बेटे? प्रीमियम के हैं, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं सिर्फ अलॉटमेंट में प्रीमियम की एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, तो सिर्फ मैं अलॉटमेंट ड्यू करने की और रिसीव करने की एंट्री करूंगा, ठीक है? बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है? तो अगर प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। तो सुनो, अलॉटमेंट डिमांड करते टाइम क्या एंट्री करते थे आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ कितने शेयर इश्यू किए कंपनी ने? 20,000। और एक शेयर से कंपनी, अब मैंने देखो क्या वर्ड लिखा है? अलॉटमेंट। कंपनी ने अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे? अब बच्चा गलती करता है, यहां पर बच्चा कहता है सर उसमें तो 5 रुपए प्रीमियम है। हाँ, तो सर 20 हुए अलॉटमेंट के। गलत, अलॉटमेंट तो 25 ही है। अलॉटमेंट तो दिनेश सर 20 रुपए है, वो कैपिटल है। तो सर 5 रुपए है, वो प्रीमियम है। तो कैपिटल जब लिखो तो 20 लिखना, प्रीमियम जब लिखो तो 5 लिखना। और आपसे ये पूछे अलॉटमेंट पर कितने मांगे, तो 25 बोलना। अब बच्चा कहता 20, ओ सर मैं बिना अलॉट प्रीमियम के बता रहा था। अरे बेटा गलत बता रहे हो, आप अपने आप को गलत बता रहे हो। अलॉटमेंट कितना मांगा? 25 मांगा, जस्ट इसमें इंक्लूड है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये 25 कितना हुआ बेटा बताओ? 5 लाख हो गया। फिर अपने यहां क्या लिखते थे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने क्या लिखा? कैपिटल। इतना कॉमन सेंस आप में भी होना चाहिए। मैंने क्या लिखा? ये 25 के 5 कैपिटल है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। 5 रुपए किसके हैं? कैपिटल कितनी है? फिर गलती करते हैं हम। तो 20,000 शेयर है, एक शेयर पर कैपिटल कितनी आएगी? 20। कितना हुआ बोलो? 4 लाख। और 2 क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लो। कितने शेयर थे? 20,000। एक शेयर पे प्रीमियम कितना? 5। कितना हो गया? 1 लाख। बोलो एंट्री मैच हुई या नहीं हुई? ये 5 लाख डेबिट, और क्रेडिट भी कितना है? 5 लाख। ये ड्यू कर दी बेटा। अब रिसीव करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख।
बैंक ये 5 लाख किस चीज का है बेटा, अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं ना, तो अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। और अलॉटमेंट यहां क्या थी, डेबिट, तो कैंसिल करने के लिए क्या लिखेगा, क्रेडिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 5 लाख। हो गया जी कंसेप्ट क्लियर। अब अलॉटमेंट की ये 2 एंट्री थी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री ये थी। ध्यान क्या रखना है, एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कौन सी एंट्री में होगा, अलॉटमेंट में। समझ आ गया क्यों सर, यहां फर्स्ट में क्यों हुआ बेटा जी, अलॉटमेंट कब मांगते हैं, जब शेयर दे देते हैं एप्लीकेशन ना, और उसके बाद मांगते हैं, किन से मांगते हैं, जिनको शेयर दिया है। तो इस केस में तो डिसाइडेड है कि शेयर दे चुके हैं, अपने शेयर दे चुके हैं, तो उनको बता रहे हैं भाई हमने 25 मांगे हैं, 20 तो कैपिटल के मांगे और 5 रुपए प्रीमियम के मांगे। वहां पहले नहीं बोल सकते क्योंकि वहां अभी तक शेयर ही अलॉट नहीं हुए हैं, और यहां शेयर अलॉट हो चुके हैं। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, नहीं तो बेटा फिर आप भी दूसरे बच्चों की तरह इसमें सेकंड में इसमें फर्स्ट में कटना मत प्लीज, ठीक है। तो ये प्रीमियम का कंसेप्ट था। कोई डाउट है यहां तक, बेटा इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। इस लेक्चर को आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, ठीक है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।